बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेफ एनेस्थीसिया कैंपेन का दूसरा प्रिंसिपल, दूसरा इम्पोर्टेंट जो रिक्वायरमेंट सेफ एनेस्थीसिया की है वो है एनेस्थीसिया एक स्किलफुल क्वालिफाइड पर्सन थे और थ्रू आउट दी एनेस्थीसिया का जो प्रोसेस है, इतनी देर सर्जरी चले, वो पेशेंट के साथ रहे। तो ये सेफ एनेस्थीसिया का दूसरा बुनियादी असूल, जो कि एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशन को रोकने, कम करने और उसके अच्छे आउटकम के लिए इंतहाई ज़रूरी। अच्छा, अब इस बेसिक जो हमने बात की लास्ट टाइम भी, हमने उसकी प्री ऑप असेसमेंट पे बात की थी। अब ये कंडक्ट ऑफ एनेस्थीसिया बाय अ ट्रेन्ड पर्सन, इससे रिलेटेड जो है वो हमारे पास एविडेंस क्या है, उसको हम ज़रा देखते हैं कि क्या ये किसी बंदे की पर्सनल विल है या उसके पीछे कोई एविडेंस भी खड़े हैं। ये देखें, ये हमारे सामने एक वेबसाइट है, मैंने अभी ओपन की है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। ये बेसिक एक सोसाइटी है जो पूरी दुनिया में एनेस्थीसिया और एनेस्थीसिया सेफ्टी के ऊपर रूल एंड रेगुलेशन और गाइडलाइन को डेवलप करती है। इसका स्टैंडर्ड 1 है, qualified anesthesia personnel shall present in the room throughout the conduct of general anesthetic, regional anesthetic and monitored anesthesia care। अब ये दो चीजें तो बड़ी क्लियर हो गई, जनरल एनेस्थीसिया और रीजनल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया वो है जिसमें हम जो है वो मरीज को ट्यूब डाल के और उसको वेंटिलेटर पे डाल देते हैं और उसको जो है ना गैसेस के जरिए से हम एनेस्थीसिया देते हैं। रीजनल एनेस्थीसिया वो है जिसमें सुन करने का इंजेक्शन है। और सेडेशन जो है, जिसको मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया कहा जाता है, उसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा बेहोश करने का इंजेक्शन दे दें, जिससे मरीज को थोड़ी सी मुकम्मल एनेस्थीसिया में ना जाए, लेकिन उसमें बेहोशी आ जाए और उसकी दर्द थोड़ी सी कम हो। तो इसको हम कहते हैं मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया के। अब ये तीनों तरह की चीजें, इसका स्टैंडर्ड 1 जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है, वो रिकमेंड करते हैं कि क्वालिफाइड एनेस्थेटिस्ट जो है वो थ्रू आउट द कंडक्ट ऑफ, कि पूरे प्रोसेस में जितनी देर वो सर्जरी चले वो एनेस्थेटिस्ट उसके साथ रहे। अच्छा, ये तो बात होगी अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की। अब हम आ जाते हैं कि हमारा जो लोकल प्रोटोकॉल है वो क्या है। इसमें आप देखें, ये पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जो है उसकी लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशन की जो जो रिकमेंडेशन है, उसको हम देखते हैं कि वो क्या बताता है। क्योंकि इस वक्त लोकली जो हमारी मॉनिटरिंग अथॉरिटी है, जो हमारी सर्विसेज को रेगुलेट करती है, वो पंजाब के प्रिवेंस में पंजाब हेल्थ केयर कमीशन। तो इसको जाके हम देखते हैं कि इसने इसके बारे में क्या रिकमेंडेशन दी। इसका चैप्टर नंबर 3 है, जिसके ऊपर एनेस्थीसिया सर्विसेज से रिलेटेड जो है वो रिकमेंडेशन है। अब ये देखें, एनेस्थीसिया सर्विसेज ये क्या कहता है, इफ द हॉस्पिटल furnish anesthesia services, the services shall meet the need of patient served within the scope of service afford in accordance with the acceptance standard of practice and be under the direction of qualified physician. The service is responsible for all anesthesia administered in hospital. अच्छा, अब क्वालिफाइड जो फिजिशियन है वो कौन से हैं, उसको हेल्थ केयर कमीशन किनको क्वालिफाइड फिजिशियन लेबल करता है, वो है एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। पहली नंबर कि ऐसा बंदा जिसने एनेस्थीसिया के अंदर क्वालिफाइड ट्रेनिंग ली हो, दैट इज द फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ क्वालिफाइड फिजिशियन। अच्छा, दूसरे में वो बात करता है क्वालिफाइड फिजिशियन विद अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस एंड प्रिविलेजेस। ये दूसरा स्टैंडर्ड जो है वो एलेबोरेट करता है हेल्थ केयर कमीशन में। इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस ये है कि कुछ ऐसे प्रोसीजर हैं जिसके अंदर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट एज ए एक्सपर्ट ऑफ एनेस्थीसिया अवेलेबल नहीं होता। उसकी एक एग्जांपल क्या है? उसकी एग्जांपल ये है, जैसे डेंटल प्रोसीजर है, तो डेंटल प्रोसीजर में जो डेंटल सर्जन है वो खुद से ही सुन करके इंजेक्शन और वो लगा लेता है। इसी तरह एस्थेटिक्स के कुछ प्रोसीजर हैं, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट है,
या जो है ना उनके लोकल के कुछ प्रोसीजर हैं, तो उसमें भी वो फिजिशियन जो है वो जो सुन करने वाला जो इंजेक्शन है उसको यूज कर सकता है। लेकिन उसके लिए उन्होंने एक कंपल्शन कर दी कि उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये ट्रेनिंग से क्या मुराद है? ट्रेनिंग से मुराद ये है कि पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में अभी ये कल्चर डेवलप नहीं हुआ, कि पूरी दुनिया में एयरवे मैनेजमेंट के सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं, सेडेशन के कोर्सेज होते हैं, और प्रोसीजरल एनेस्थीसिया के कोर्सेज होते हैं। उसकी वो सर्टिफिकेशन मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज और एक्रीडिटेशन बॉडीज देती हैं, और वो फॉर सम टाइम जो है ना वो उसकी वैलिडिटी होती है। जैसे हम बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रोग्राम है या एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट प्रोग्राम है, उसकी तरह उसकी वो कुछ देर तक की उसकी वैलिडिटी होती है। उसकी वैलिडिटी के बाद वो एक्सेप्टेबल नहीं होते। तो इस तरह के अगर किसी ने कोर्स किया हुआ है कि एक बंदा फॉर एग्जांपल एंडोस्कोपिस्ट है, वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की एंडोस्कोपी करता है, ब्रोंकोस्कोपी या ब्रोंकोस्कोपी करता है। अब वो उसने अगर सेडेशन का कोर्स किया हुआ है तो वो उसको मॉनिटर कर सकता है, वो एनेस्थीसिया के उस प्रोसेस में क्वालिफाइड कंसीडर होगा। लेकिन यहाँ पे एक बात समझने में, वो ये है कि एक बंदा फॉर एग्जांपल एक सर्जन है और उसने सेडेशन और इस तरह के किसी जो है वो क्वालिफिकेशन का कोई कोर्स किया हुआ है और वो कंसीडर्ड एज क्वालिफाइड एनेस्थेटिस्ट, कि वो एनेस्थीसिया मॉनिटर एनेस्थीसिया केयर देने के लिए क्वालिफाइड कंसीडर होता है। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ पे कि फॉर एग्जांपल कि एक सर्जन पेशेंट को सेडेट करने का इंजेक्शन लगाता है और फिर वही सर्जन ऑपरेट करना शुरू कर देता है, क्या ये जो है वो अलाउएबल है? क्या ऐसा ही है इस बात की इंटरप्रिटेशन? तो यहाँ ये बात समझने की जरूरत है कि एक सर्जन जिसका कोई एनेस्थीसिया एयरवे मैनेजमेंट का, बेसिक लाइफ सपोर्ट का, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट का या सेडेशन का कोई कोर्स उसने किया हुआ है, तो वो मॉनिटर एनेस्थीसिया दे सकता है, लेकिन एनेस्थीसिया दे के सर्जरी नहीं कर सकता। तो वही बंदा एनेस्थीसिया भी दे और फिर साथ सर्जरी शुरू कर दे। यहाँ पे मसला क्या है कि एनेस्थीसिया की जो कॉम्प्लिकेशन है उसके लिए कंटिन्यूस जो है, पीछे हमने एएसए की रिकमेंडेशन पढ़ी, उसके लिए कंटिन्यूस मॉनिटरिंग का एक सिस्टम चाहिए। अब अगर आपका बंदा जिसने एनेस्थीसिया दिया है उसकी कंसंट्रेशन किसी और तरफ चली गई और वो सर्जरी करने लग गया, तो वो उसकी कॉम्प्लिकेशन को, जो कि कार्डियक अरेस्ट की शक्ल में हो सकती है, जो एयरवे चोक की शक्ल में हो सकती है, जो रेस्पिरेटरी अरेस्ट की शक्ल में हो सकती है, जिससे डेथ हो सकती है, वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ये सब वेरी लॉजिकल थिंग, ये हम आसानी से समझ सकते हैं कि एक बंदे ने एक इंजेक्शन दिया, अब उस इंजेक्शन का कोई साइड इफेक्ट आता है नहीं आता, अगर तो वो उसको मॉनिटर करता रहता है, उसको देखता रहता है। अब उसकी मॉनिटरिंग की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वो कैसे किया जाता है। अगर तो उसको वो देख रहा है तो वो तो डिटेक्ट कर लेगा, और अगर वो उसको देख के उसकी कंसंट्रेशन टोटली सर्जरी की तरफ चली गई और वो प्रोसीजर कर रहा है, तो वो उसको कैसे डिटेक्ट करेगा कि क्या पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन होने जा रही है? रेस्पिरेटरी अरेस्ट है, शुरू होते ही पता चल जाता है कि शुरू हो रहा है, अगर आप उसको मॉनिटर कर रहे हैं। अदरवाइज जब पेशेंट अरेस्ट में चला जाएगा फिर आपको पता चलेगा कि वो ये पेशेंट तो अरेस्ट में चला। तो यहाँ पे ये जो कंफ्यूजन है और इसकी ये इंटरप्रिटेशन समझना जरूरी है कि एक फिजिशियन, चाहे वो एनेस्थेटिस्ट नहीं है, लेकिन उसने किसी बेसिक ट्रेनिंग ली हुई है एयरवे मैनेजमेंट की या सेडेशन मैनेजमेंट की, वो सेडेशन दे सकता है, लेकिन उसी टाइम से देख के वो प्रोसीजर नहीं कर सकता। आप यूं समझ सकते हैं कि दो फिजिशियन ब्रोंकोस्कोपी जो करने वाले पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, वो एक सेडेशन देता है और उसको मॉनिटर करता है और दूसरा ब्रोंकोस्कोपी करता है, तो इट्स ओके। यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं होगा कि वहां पे एनेस्थीसिया वाला खड़ा हो कि ना हो, ठीक है। लेकिन अगर एक ही फिजिशियन है और उसने पहले सेडेशन दी और उसके बाद वो प्रोसीजर करने लग गया, तो यहाँ पे ये कॉम्प्लिकेशन को डिटेक्ट करने वाला नहीं होगा, यहाँ पे ये कॉम्प्लिकेशन होगी, और ये जो है ना वो एथिकली राइट कंसीडर नहीं होगा। और इसकी आगे ये पूरी डिस्क्रिप्शन पढ़ें तो उसमें उसने पूरी डिटेल बताई हुई है कि ये दोनों ही कैटेगरी जो है ना 24 आवर बिफोर द एनेस्थीसिया, उसमें उसकी प्री ऑप असेसमेंट में इन्वॉल्व होंगे, उसके बाद उसकी इक्विपमेंट और उन सबको डील करने, और उसके बाद जो है ना पोस्ट ऑप 24 आवर तक उसकी जो है ना एनेस्थीसिया और उससे रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन है उसको लुक आफ्टर करेंगे। तो ये पूरी डेफिनेशन अगर हम लें तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि
जो एनेस्थीसिया जो है सेफ उस वक्त होगा जब एक क्वालिफाइड एनेस्थेटिस्ट हो, दैट इज द प्रेफरेंस नंबर 1। दूसरा ये है कि यहाँ कोई ऐसा बंदा जो ट्रेंड हो और उसके पास वो सर्टिफिकेशन हो, तो वो दे सकता है, लेकिन जब वो एनेस्थीसिया देगा तो फिर वो एनेस्थीसिया ही की तरफ रहेगा और उसी को मॉनिटर करेगा, उस टाइम वो प्रोसीजर नहीं करेगा। अगर वो प्रोसीजर की तरफ चला जाता है तो ये बिल्कुल एक लेमैन अंडरस्टैंडिंग की बात है कि उसकी कंसंट्रेशन ऑन द मॉनिटरिंग ऑफ एनेस्थीसिया नहीं है। तो ये हमारा सेफ एनेस्थीसिया कैंपेन से रिलेटेड एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। होप सो के सब लोगों को भी जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उसको समझने का मौका मिला होगा। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन था जो पिछली वीडियो से रिलेटेड भी हुआ कि इस सारे प्रोसेस को अगर हम फॉलो करते हैं तो इससे कास्ट ऑफ जो है वो पेशेंट के लिए कास्ट बढ़ेगी, कि उसको अब एनेस्थीसिया वाले को भी चेक कराना पड़ेगा, और एनेस्थीसिया वाले को अगर आप किसी से प्रोसीजर में भी साथ लेते हैं, सर्जरी में साथ लेते हैं, तो उसको भी जो है ना पे करना पड़ेगा। तो देखें, उसकी एक बड़ी सीधी सी चीज है, जो आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, जो पब्लिक सेक्टर है, उसमें ये प्रॉब्लम है। वहाँ पे एनेस्थीसिया का वेल एस्टेब्लिश सिस्टम मौजूद है, उसमें प्री ऑप का पूरा सिस्टम मौजूद है, ड्यूरिंग ऑपरेशन इवन प्रोसीजर, साइकेट्री के प्रोसीजर वो ईसीटी लगाते हैं, उसके लिए भी एनेस्थीसिया वालों को बुलाते हैं। ठीक है, सारे प्रोसीजर्स के लिए एनेस्थीसिया वालों को एंगेज कर लेते हैं, वो अवेलेबल होते हैं और पोस्ट ऑप भी रिकवरी में भी अवेलेबल। ये प्रॉब्लम होता है प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ पे कास्ट का इशू। अच्छा, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में इसलिए जा रहा है कि वो इंटेंस केयर ले और वो उसके लिए पे कर रहा है। तो अब जब पेशेंट ने पे करना है तो ये बड़ा एक एथिकल सी चीज है कि आप पेशेंट के सामने ऑप्शन रखें कि कोई भी चीज है, व्हाट्सोएवर प्रोसीजर है, सर्जरी या कुछ भी, आप उसके सामने ऑप्शन रखते हैं। उन्हें कहें जी कि ये एनेस्थीसिया वाले की फीस होगी, प्री ऑपरेटिव फीस होगी, ये इंटर ऑपरेटिव फीस होगी और ये उसका विजिट। अगर आप इसमें इसको नहीं लेना चाहते तो दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर वो प्रोसीजर करने वाला सर्जन, फिजिशियन जो भी है, वो दूसरी ऑप्शन दे दे कि भाई मैं खुद भी इसमें क्वालिफाइड हूँ, अगर उसके पास क्वालिफिकेशन हो कि मैं जो है ना आपको सुन करने का इंजेक्शन लगा सकता हूँ, लेकिन उसमें एनेस्थीसिया वाला नहीं होगा और उसकी ये कॉम्प्लिकेशन और वो होगी और उसमें आपकी फीस बच जाएगी। और तीसरी ऑप्शन भी दे सकते हैं कि अगर आप बगैर एनेस्थीसिया के, बगैर बेहोशी के प्रोसीजर कराना चाहते हैं, ओके। अब जो ऑप्शन पेशेंट उसमें अडॉप्ट कर लेगा, पेशेंट को भी पता है मैंने ये ऑप्शन अडॉप्ट की है कि मैंने खुद कहा एनेस्थीसिया वालों को ना बुलाएं, तो अब वो नहीं मौजूद, तो अब उसकी कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है। तो दैट विल बी फेयर एनफ, ये हमें एथिकली ये डिस्क्लोज कर देना चाहिए, तो फिर हमारे एंड पे कोई जो है ना वो फॉल्ट नहीं हो सकता। अब अगर एक क्वालिफाइड प्रोसीजर करने वाला सर्जन और क्वालिफाइड एनेस्थेटिस्ट खड़ा है, कॉम्प्लिकेशन तब भी होती है, उस वक्त भी जो है उसमें जो है पेचीदगी पैदा हो सकती है, लेकिन उन पेचीदगियों को रोकने का पूरा बैकअप और सिस्टम तो पास था ना आपके। अब अगर एक बंदा क्वालिफाइड मौजूद नहीं है तो अब जो कॉम्प्लिकेशन होगी उसको कौन संभालेगा? इसको रिवर्स अगर कर लें कि मैं एक एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट हूँ, मैं पहले एनेस्थीसिया दूं और फिर सर्जरी करना शुरू कर दूं, अब क्या मैं सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन को रोक पाऊंगा? मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ। ऐसे ही एक सर्जन जो है वो पहले एनेस्थीसिया दे और फिर सर्जरी शुरू कर दे, तो अब एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशन को कौन डील करेगा? तो ये एक छोटी सी जो है ना बड़ी इजी टू अंडरस्टैंड जो है कॉन्सेप्ट था। होप सो कि आपको ये चीज समझ में आई होगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग इससे बेहतर हुई होगी। थैंक यू सो मच।